देखिएगा, हमने 2-3 डिस्कस भी किए थे शायद स्टार्टिंग के। फर्स्ट ही किया था क्या? नहीं, सेकंड नहीं करवा दिया था मैंने, ये अंडरकास्ट वाला। यस सर, सेकंड भी हो गया था। हाँ, देखिएगा थर्ड से देखते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। बताइए, मुझे बताओ, पासबुक का जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। 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 ठीक है, तो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस विच ऑफ, यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस है तो वो किसका बैलेंस है। तो अपन क्या लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। दो बातें बोल सकते हैं इसको, अनफेवरेबल बैलेंस को। अनफेवरेबल बैलेंस को या तो मैं बोल सकता हूं डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो आप इनमें से दो में से कोई सा भी आंसर दे सकते हैं कि पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक को बताता है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक को बताता है। आइएगा, अब ये इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मींस। बताइए, अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट। तो आप क्या लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्योंकि आपको पता है हम जो रिकंसिलेशन बनाते हैं वो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है। सर इसमें अनफेवरेबल बैलेंस लिख सकते हैं? क्या हुआ सर, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो, बट अनफेवरेबल एक्चुअली में ये पूछना ये चाह रहा है आप, ओवरड्राफ्ट एक्चुअली में रूल ये दो होते हैं, डेबिट क्रेडिट। हम जनरली उनको डेबिट या ओवरड्राफ्ट वर्ड बोलते हैं। फेवरेबल और अनफेवरेबल तो हमारी समझने वाली भाषा है, अकाउंटिंग की भाषा नहीं है। तो अगर आपके पास अकाउंटिंग के रूप में बात करें तो आपको डेबिट या ओवरड्राफ्ट वर्ड ही यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास वो ये पूछ रहा है कि अगर इसके बैंक कॉलम का ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आइए नेक्स्ट, हु प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कौन बनाता है? ट्रेडर। भाई कोई भी बिजनेस एंटिटी। भाई बैंक रिकंसिलेशन देखो, एक इंडिविजुअल को भी बनाना पड़ सकता है, एक फर्म को भी बनाना पड़ सकता है। यानी आप समझ रहे हैं, बैंक रिकंसिलेशन कौन बनाएगा? जो भी पर्सन किसी भी प्रकार के बिजनेस में लगा हुआ है वो अपने दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए क्या बना सकता है, बैंक रिकंसिलेशन बना सकता है। आइए नेक्स्ट, बैंक बैलेंस शोन इन ट्रायल बैलेंस। आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो उसमें लिखते हो कैश एट बैंक, ये बैलेंस आप कहां से लिखते हो? देखिए, आपके पास दो बुक्स मेंटेन होती हैं बैंक के लिए, ध्यान से समझना। एक तो आपके पास होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। अब मुझे आप ये बताओ, आप इसमें से क्या मेंटेन करते हो? क्या पासबुक में एंट्रियां आप कर सकते हो क्या? नो सर। पासबुक में एंट्रियां कौन करता है? बैंक। बैंक। तो आप किस में एंट्री करते हो? कैश बुक। तो आप जब अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस किसकी सहायता से बनेगा, पासबुक या कैश बुक? कैश बुक। तो यानी आप अपने ट्रायल बैलेंस में अपनी कैश बुक में जो आपका बैंक बैलेंस शो हो रहा होगा आप उसकी सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाओगे। पासबुक का यूज करके आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हो। सर एक बार रिपीट कर दो। वापस बताऊं, देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास बैंक में क्या पैसा जमा है, यानी
बैंक बैलेंस आपको निकालना है, ठीक है। अब बैंक बैलेंस दो जगह से देखा जा सकता है। एक तो आपका जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वहां से पता लगेगा, और दूसरा आपको पासबुक से पता लगेगा। बोलो एग्री। यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इनमें से किस में अकाउंटिंग करते हो? क्या आप पासबुक में अकाउंटिंग करते हो या आप कैश बुक में अकाउंटिंग करते हो? सर कैश बुक। कैश बुक, क्योंकि पासबुक में एंट्रियां कौन करता है? बैंक। बैंक करता है। तो अब ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो, तो आप जो ट्रायल बैलेंस में बैंक बैलेंस लिखोगे वो कौन सा लिखोगे? जो बैंक बैलेंस आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम में शो हो रहा होगा। मतलब सर ट्रायल बैलेंस में खुद बना रही हूँ तो ट्रायल बैलेंस तो आप ही बनाओगे ना। ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस बैंक थोड़ी बना कर देगा आपको। भाई फाइनल अकाउंट्स तो अपन ही बनाते हैं सारे। तो अगर मैं जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो आप उस ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस कॉपी करोगे वो जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं वहीं से फॉलो करोगे। तो आपने तो कैश बुक मेंटेन की हुई है। यस सर। क्लियर? बिल्कुल। तो इसका मतलब आप जो ट्रायल बैलेंस में बैंक बैलेंस दिखाओगे वो आपकी कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग होगा। बताओ, क्लियर है? बिल्कुल। हाँ सर। देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस फिल इन द ब्लैंक्स में। मल्टीपल चॉइस में दिक्कत नहीं आती इतनी जितनी इसमें आती है कि एक एप्रोप्रिएट टर्म सोच पाओ। आइए, डेबिट बैलेंस इन डिपोजिटर्स कैश बुक। आइए, कैश बुक डेबिट बैलेंस इन डिपोजिटर्स। समझना, एक डिपोजिटर है। डिपोजिटर मतलब सर कस्टमर। जो बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा है। भाई डिपोजिटर कब बोलोगे आप किसी पर्सन को? कस्टमर तो हुआ। कस्टमर दो तरह से काम कर सकता है, या तो वो डिपॉजिट करवाएगा या वो विड्रॉ करेगा। बोलो एग्री। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं बैंक में पैसा जमा कराने गया, मैं बैंक में मनी डिपॉजिट कराने जा रहा हूं, तो मुझे क्या बोला जाएगा? एज अ डिपॉजिटर बोला जाएगा। हाँ सर। भाई आप सीधी सी बात है, समझो मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप अगर मनी डिपॉजिट करवा रहे हो तो यू आर डिपॉजिटर, और अगर आप मनी विथड्रॉल कर रहे हो तो यू आर विथड्रॉअर। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर एक डिपॉजिटर की कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, उसे दिखाया जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है जो कि आपका फेवरेबल बैलेंस होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो बताओ पासबुक का बैलेंस कौन सा बनेगा जो फेवरेबल बने उसका? क्या सभी जनों को मेरी ये बात समझ आ रही है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए लैंग्वेज के क्वेश्चन के लिए। मल्टीपल चॉइस वेरी इजी, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े टफ हो जाते हैं। तो वापस से सुनना मैं जो आपको बोल रहा हूं। इसने क्या क्वेश्चन दिया है? आपका डिपॉजिटर की कैश बुक में एक डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, उसे दिखाया जाएगा एज। अब उसे किस तरह से दिखाया जाएगा? तो बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी भी पर्सन का कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो बैंक की पासबुक में क्रेडिट बैलेंस के रूप में चल रहा होगा। तो एक डिपॉजिटर के कैश बुक के डेबिट बैलेंस को बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस के रूप में शो किया जाएगा। और आप वैसे भी सोचो, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। दो ही तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के साथ, या तो बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा या बैंक से पैसा विड्रॉ होगा। बोलो एग्री। सर। अब आप सिंपल सी बात सोचो, जब आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। यानी बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा।
और जब भी आप विथड्रॉ करोगे तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा। ये डिपॉजिट का रूल है, ये विथड्रॉ का रूल है। डिपॉजिट और विथड्रॉ। लीजिए, तो क्लियर है बिल्कुल? बताइए सबको, बोलिए। ईशा, केशव, हर्षिता। Yes, sir. Yes, sir. बस देखिए, थोड़ा सा एनालाइज करना है थ्योरी को बस, तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। अब देखिएगा, सुनना अब इसने क्या बोला है। टोटल पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज 700 शॉर्ट। पहले तो मुझे ये बताओ, कैश बुक की पेमेंट साइड कौन सी है, डेबिट के क्रेडिट? Credit. ये पेमेंट होते हैं, आपको ये क्लियर है बिल्कुल? पेमेंट है 700 का। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये बोल रहा हूं, आपको दिया हुआ है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, तो मैंने ये पूछा कैश बुक में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। इनमें से पेमेंट साइड कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्लियर है बिल्कुल? क्रेडिट साइड इज ऑलवेज पेमेंट साइड। अब ये क्या बोल रहा है, यहां पर आपने पेमेंट साइड 700 रुपए से शॉर्ट है। अब आगे पढ़ना। इफ बैंक, Undercast. हाँ अंडरकास्ट, बिल्कुल। शॉर्ट का मतलब अंडरकास्ट लिखना भूल गए। इफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विथ पासबुक ओवरड्राफ्ट। आओ, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, बताओ फेवरेबल होता है कि अनफेवरेबल होता है? Unfavorable. यानी नेगेटिव बैलेंस होगा कि नहीं होगा? अब उसने आपको पूछा है, बताओ इस ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, ऐड करोगे या लेस करोगे? Sir, एक बताइए। कौन बताएगा, देखें। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं वापस समझाऊं एक बार, क्वेश्चन को वापस से सुनना मेरी बात को। आपने कैश बुक में पेमेंट साइड में 700 रुपए कम लिखे, शॉर्ट का मतलब 700 रुपए कम लिखे। अब ये बोल रहा है इस ट्रांजैक्शन को बैंक रिकंसिलेशन में ले जाओ, लेकिन जब बैंक रिकंसिलेशन बनाओगे तो ध्यान क्या रखना है कि आपने जो बैंक रिकंसिलेशन स्टार्ट किया है वो पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट किया है। अब बताओ इस ट्रांजैक्शन को ऐड करोगे कि लेस करोगे? सर लेस करेंगे। चलिए अब मैं समझाता हूं, सुनो। आपको ये पता है पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मैं ऑलरेडी नेगेटिव लिख चुका हूं। आइए, अब ये क्या बोल रहा है, सुनना। हमने पेमेंट नहीं लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि पासबुक में तो एंट्री हो गई होगी ना। हमने कोई पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट साइड का टोटल कम है, लेकिन वो पेमेंट हो चुका होगा, तो पासबुक कम हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, बताइए। मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं, सुनना। देखो क्या हुआ, ये मान लो मैं हूं, मैंने क्या किया, रिया को 700 रुपए का एक चेक फॉर, मान लीजिए प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का था, वो दे दिया। ये रिया है। बताओ, अगर मैंने रिया को 700 रुपए का एक चेक दिया तो क्या मुझे इसको अपने क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस? बताओ ईशा, लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था? Yes, sir. लिखना चाहिए था। अब रिया ने क्या किया, ये चेक बैंक वाले को दे दिया।
और बैंक से उसने 700 रुपए ले लिए, बताओ मेरी पासबुक कम हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? सर हो गई होगी। हो गई Sir, होगी। please repeat. मैंने रिया को एक चेक दिया, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? सर यहाँ तक भी क्लियर है, बाय प्रिंटिंग जो एंट्री की उसके बाद। हाँ, ये एंट्री करनी चाहिए थी, मैंने करी नहीं है, मैं आपको हाँ, यही समझा रहा हूं, ये एंट्री करनी चाहिए थी, यहां तक क्लियर? यस सर। अब रिया को जो चेक दिया, रिया ने उस चेक को बैंक में लगाया और 700 रुपए ले लिए, तो बताओ पासबुक 700 रुपए से कम हो गई होगी या नहीं हुई होगी? यस सर। क्लियर? लेकिन मैं इस 700 को लिखना भूल गया, मैंने तो नहीं लिखा, बट रिया तो चेक का पैसा ले चुकी है ना? यस सर। अब पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक बढ़ी हुई है, बताओ क्या करूं बराबर लाने के लिए? सर इंक्रीज करेंगे। कैश बुक को, सॉरी पासबुक को बढ़ा दूंगा, बोलो एग्री सभी जने? यस, और सर वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। नहीं नहीं, बढ़ाओगे तो 700 रुपए प्लस करूंगा, ओरिजिनल बैलेंस नेगेटिव चल रहा है, तो ये 700 रुपए ऐड होगा कि लेस होगा? लेस। 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 तो मेरा आंसर हो गया 700 विल बी लेस। बताइए, आराम से सोचिए, मैं दोबारा बता दूंगा 3 बार 4 बार, क्योंकि देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही वाले गलत होते हैं पेपर में, और यहां तो अपन इतना टाइम लेकर सोच रहे हैं, वहां तो आपको क्विक स्पीड रखनी होगी। मैं वापस बताऊं ये ट्रांजैक्शन एमसीक्यूज आएंगे ना पेपर में, तो क्या? एमसीक्यूज ही आएंगे ना पेपर में। MCQ fill in the blanks क्या? MCQ includes fill in the blanks also, and MCQ includes true and false also, and MCQ includes match the following also. ओके सर। MCQ का मतलब केवल वो नहीं है कि आपको मल्टीपल चॉइस में 4 आंसर ही मिलेंगे, हाँ मे बी पॉसिबल वो इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी 4 आंसर दे दे आपको, बट कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी जो रिसेंट मॉक टेस्ट पेपर हुए हैं उसमें ट्रू फॉल्स के काफी क्वेश्चन आए हैं, तो एमसीक्यूज में ये चारों चीजें इंक्लूड होती हैं, और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको इमीडिएटली आप उसको सोच सकें और अप्लाई कर सकें। वापस से देख लीजिए 8th वाला पॉइंट, कोई डाउट है तो मैं अभी आपको फिर बता देता हूं। बोलिए, क्लियर है क्या यस सर। सबको? आर्यन, दुष्यंत, गरिमा, यस सर। केशव? यस सर। नहीं दुष्यंत, रीजन नहीं देना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव, देखिए अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो आपको केवल ट्रू और फॉल्स पर टिक करना होता है बस। अभी हम करेंगे पेपर्स वगैरह भी, लेकिन क्या पेपर करने के लिए पहले हमारे हो जाए, ताकि अब जैसे ये हो गया आपका ये टॉपिक होने, अब मैं इसका आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर लूंगा एक इसी चैप्टर का, और ऑनलाइन अटेम्प्ट कैसे करना है वो आप बताओगे ना? हाँ ऑनलाइन लूंगा तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल वो आपको सब बताऊंगा। अपन प्रैक्टिस ही उस हिसाब से करेंगे ना, कि अपने पास भाई जैसे अब यहाँ ये वाला चैप्टर वो है जो अपन ने सबने किया, तो अपन अब इसको इसी तरह से कि भाई अगर इसका ऑनलाइन पेपर आता है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, अपन सारा करेंगे, ताकि आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, ताकि एग्जाम्स में आपको फिर फेमिलियर रहो आप। चलिए आइएगा 9th पर सुनना, आप क्या बोला है इसने। While preparing bank reconciliation statement from debit balance of cash book, जल्दी से बताइए कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल और अनफेवरेबल? फेवरेबल। यानी प्लस लिख दूं, प्लस में आया होगा बैलेंस, कुछ भी अमाउंट आप चाहो तो लिख सकते हो या ऐसे रख दो। अब इसने क्या बोला है सुनना, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। बताओ आपने
चेक डिपॉजिट करवाए हैं, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुए, क्या करोगे इसका? सर पेड इश्यूड का है या फिर डिपॉजिट का है? नहीं नहीं, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट करवाना, क्योंकि क्लियर तभी होगा। मुझे बताओ, आपने अगर चेक दिए तो आपने कैश बुक को बढ़ा दिया होगा कि नहीं बढ़ा दिया होगा? सब बढ़ा यस दिया सर। लेकिन अगर ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए तो पासबुक कम होगी कि नहीं होगी? बताओ, पासबुक कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब बताओ क्या करें बराबर लाने के लिए? लेस। माइनस। यानी हम इसे डिडक्ट कर देंगे, हम इसे डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है बिल्कुल? आप पूछ लीजिए, अगर कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन पे अटक रहे हैं तो आप तुरंत इमीडिएटली आप मुझसे पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं, कुछ ही चैप्टर हैं जहां आप थोड़ा टाइम कंज्यूम करोगे, थोड़ा जहां पर गलतियां होने के चांस होने वाले 4-5 ही चैप्टर हैं, बाकी चैप्टर तो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनना बहुत ध्यान से। चेक ऑफ ₹6250 डिपोजिटेड ऑन 8th अप्रैल 15, रियलाइज्ड ऑन 14th अप्रैल 15, और बीआरएस आप बना रहे हो 30 अप्रैल 15 को, स्टार्टिंग विथ कैश बुक बैलेंस। आइएगा, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, फेवरेबल बैलेंस हो गया। अब सुनना बहुत ध्यान से, आपने 8 तारीख को चेक डिपॉजिट करवाए, क्या आपने 8 तारीख को अपनी बुक्स में एंट्री कर दी होगी, कैश बुक में? यस सर। यस सर। हाँ, बस रिप्लाई किया करो आप, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो। यस। अब क्या हुआ, और बैंक में ये चेक क्लियर भी हो गए 14th अप्रैल को, क्लियर्ड। अगर क्लियर्ड हो गए तो क्या बैंक पासबुक में भी एंट्री आ गई होगी? सर आ गई होगी। वेरी गुड। अब मैं बैंक रिकंसिलेशन बना रहा हूं 30 अप्रैल 15 को। मुझे बताइए, जब दोनों ही बुक्स में एंट्री हो गई तो क्या अब इसको रिकंसाइल करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नो यानी सर। ये ट्रांजैक्शन रिकंसिलेशन में नहीं आएगा, नहीं। नॉट इग्नोर। रिकॉर्डेड, इग्नोर या नॉट रिकॉर्डेड। हम इस ट्रांजैक्शन को अब बैंक रिकंसिलेशन में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। बताइए, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलें आगे। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 7, ये 9th वाला, हाँ सर इसमें चेक्स पेड इनटू द बैंक को अपन डिपॉजिट भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, आइए, अब आपको ये बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। जल्दी से बताइए, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल को मैंने कहा था अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम 2 ही वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, तो इसे क्या बोलोगे? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोल देंगे बस। बस सर हाँ जी। सर इसमें हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कि अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो फिर उसमें पता कैसे चलेगा कि हमें उसमें मतलब उसका अपोजिट लिखना है पासबुक का, या Opposite उसका का लिख रहे हैं मीनिंग अपन। लिखना है? नहीं नहीं, वो अपने आप समझाएगा। देखो अब वो क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो ये इसका मतलब कैश बुक के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, पासबुक का तो लिखना ही नहीं है आपको। तो सर 11th और 3rd में डिफरेंस क्या हुआ? 11th और 3rd। 3rd। आओ अब सुनना, 3rd में ये क्या बोल रहा है,
अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मींस, हाँ तो ये तो सेम ही है बिल्कुल। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक को यही तो बोलूंगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, सेम है थर्ड और 11th तो। सर 7th वाला, हाँ 7th वाला देखो, या फिर आप कौन सा एक और देख सकते हो, सर जिसमें उसका रिवर्स लिखना हो पासबुक में या कैश बुक में। हाँ नहीं नहीं 6th में तो उसने पूछा था ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखोगे। 7th में रिवर्स है। हाँ 7th में देखो इसने क्या बोला है, अब इसने क्या पूछा, मीनिंग नहीं पूछा है, उसे पूछा है दिखाया कैसे जाता है। आप समझ रहे हो, यहां पर थर्ड में मीनिंग पूछा, 11th में मीनिंग पूछा। तो आप जब किसी भी चीज का मीनिंग लिखोगे तो मीनिंग तो उसी के रेस्पेक्ट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हाँ सर। समझ रहे हो मेरी बात को। और जब मैं ये पूछूंगा कि मेरे इस बैलेंस को दिखाया कैसे जाता है, तो दिखाया तो बुक्स में जाएगा ना। बोलो मेरी बात समझ आ रही है। जब भी ये किसी बैलेंस के मीनिंग की बात करेगा तो आपको सेम बुक्स का ही मीनिंग बताना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग दूसरी बुक का थोड़ी बताओगे। मान लो मैं आपसे पूछूं, समझना मेरी बात को, कि रिया आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो रिया इसमें किसका मीनिंग बताएगी, अपने नाम का या किसी अपने दूसरे के नाम का। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी आपसे किसी भी आइटम के रेस्पेक्ट में मीनिंग पूछा जाएगा तो वो हमेशा सेम बुक्स का होगा। लेकिन जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि उसे दिखाया कैसे जाता है बुक्स में, तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि वो किसके सेंस में पूछ रहा है। अब सोच के देखो आप, डिपोजिटर ऑफ कैश बुक तो उसने लिख ही दिया यहां पर। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने डेबिट बैलेंस भी लिख दिया और डिपॉजिटर भी लिख दिया, तो कैश बुक का तो उसने पूरा ट्रांजैक्शन दे दिया कि नहीं दे दिया। यस सर। हाँ, अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं 7th क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, मैं 7th क्वेश्चन को ये डेबिट बैलेंस गायब कर दूं, अब ये पूछे कि डिपॉजिटर का कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, तो अब मैं यहां लिख सकता हूं कि डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि डिपॉजिटर का मतलब है पैसा आया होगा। तो सर हाँ जी। इसमें इसका आंसर है क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट है। हाँ तो इसमें बैंक स्टेटमेंट की जगह अपन पासबुक भी लिख सकते हैं क्या? हाँ पासबुक लिख सकते हो आप, बिल्कुल आप पासबुक लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहां पर तो हम सेम बुक को रिफ्लेक्ट करेंगे और कहां पर हम दूसरी बुक को। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मीनिंग के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा तो सेम बुक आएगी, लेकिन जब सेम बुक का डेटा आपको दे रखा है पूरा और फिर पूछ रहा है कि उसे कैसे दिखाया जाएगा, तो सीधी सी बात है, सेम बुक में दिखाने का तरीका तो दे ही रखा है, तो आपको दूसरी बुक में उसको दिखाने के तरीके को रिफ्लेक्ट करना है। बोलो आया, क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर ये जो अभी आपने बताया था ना इसमें एडिटिंग करके 7th में, हाँ बिल्कुल। सर वो वाला एक बार समझा दो कि उसका हाँ। आंसर कैसा आएगा। देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं, मान लो मैं ये है ना यहां से हटा देता हूं, ठीक है। यस सर। यानी अब ये जो क्वेश्चन बना बस अब वो यहां से पढ़ो आप। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक डिपॉजिटर है, उसको कैश बुक में कैसे दिखाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, डिपॉजिटर को कैश बुक में दिखाना है तो अगर कोई भी व्यक्ति पैसा डिपॉजिट करवाता है तो कैश बढ़ता है या कैश कम होता है? सब बढ़ता है। और अगर कैश बढ़ता है तो कैश बुक के बढ़ने की साइड कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो अब मैं इसका आंसर पासबुक के अकॉर्डिंग नहीं दूंगा, अब मैं बोलूंगा शोन एज डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अब आंसर इस तरह से दे दूंगा कि भैया अगर मैं कैश बुक में डिपॉजिटर की बात कर रहा हूं तो उसे कैश बुक में डेबिट साइड में दिखाया जाता है। बोलो मेरी बात समझ आई अब?
यस सर, मतलब हमें ट्रांजैक्शन को पूरा समझना पड़ेगा कि वो कौन सी बिल्कुल book के respect में बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अब देखो केवल इस शब्द के हटाने से ट्रांजैक्शन चेंज हो गया पूरा। और अगर डेबिट बैलेंस भी उसने दे दिया और कैश बुक भी दे दी तो अब तो वो पूछ ही नहीं सकता ना उस आइटम को तो दोबारा। तो इसका हाँ, मतलब सर। अब वो ये पूछ रहा है कि हमने कैश बुक के डेबिट साइड में तो एंट्री कर दी, तो अब इसे और कहां दिखाना है आपको? तो और तो पासबुक ही बची। तो मैं बोलूंगा कि अब हम इसे कहां दिखाएंगे? अब हम इसे पासबुक में क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो वो ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा सारा। ओके चलिए सर। आगे बढ़े। आओ, कौन सा 12th पर है ना? यस सर। आइए। when balance as per passbook is starting point, पासबुक का बैलेंस यानी फेवरेबल हो गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। मतलब दिया है। हाँ बताओ। तो बैंक पासबुक में तो इसकी एंट्री इमीडिएटली हो गई होगी, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। हाँ सर। और कैश बुक नीचे है, क्या करें बराबर लाने के लिए? लेस, सर माइनस। वेरी गुड। तो इसको माइनस कर देंगे या डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट। आ जाओ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन बनाएगा बैंक रिकंसिलिएशन? बैंक बनाएगा या कस्टमर बनाएगा? कस्टमर। कस्टमर। यानी मैं ये बोल सकता हूं, जो इन्होंने इसका नाम दिया कि जो बैंक में अकाउंट रखता है, यानी बैंक अकाउंट का जो होल्डर है या जो कस्टमर है। आप बैंक अकाउंट होल्डर ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आप कस्टमर लिखते हैं, वो एक ही बात हो गई। टर्मिनोलॉजी को आप इजी कर सकते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिजनेस के द्वारा बनाया जाएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार नहीं करता है। आओ, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस, पासबुक का डेबिट बैलेंस है, बताइए क्या बोलोगे इसे? सब बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या? ओवरड्राफ्ट, बैंक बिल्कुल। ओवरड्राफ्ट। इसे बोलोगे आप ओवरड्राफ्ट। अब वो खुद का मीनिंग मांग रहा है तो आपको खुद के रेस्पेक्ट में ही देना है। आ जाओ। when debit balance as per कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव के नेगेटिव? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अनप्रेजेंटेड चेक्स आर, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं? सर जो हमने डिपॉजिट नहीं करा है। ना प्रेजेंट नहीं हुए, अनकलेक्टेड बोलोगे उसे। मैंने चेक इशू किए और इसने प्रेजेंट नहीं किए, उसे बोला जाता है अनप्रेजेंटेड। कभी भी आप अगर अपने चेक को लेकर जाओगे तो उसे प्रेजेंट करना नहीं बोलते हैं, उसे डिपॉजिट करवाना, एनकैश करवाना बोला जाता है, कलेक्ट करना बोला जाता है। प्रेजेंट कौन करता है? जिसको आपने चेक दिया, वो जब वो आपका चेक जब बैंक में लगाएगा तो उसे हम बोलते हैं बैंक में चेक को प्रेजेंट करना फॉर द सर पेमेंट। कलेक्टेड कैसे होगा? मतलब अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊं तो? हाँ बिल्कुल भाई, आप अगर चेक को बैंक में दोगे कलेक्शन के लिए तो उसे बोलोगे ना चेक कलेक्टेड और डिपॉजिटेड। तो अनप्रेजेंटेड वर्ड ही यूज कब होता है? जब आपने चेक किसी दूसरे पर्सन को दिया और उसने अभी तक उसका पैसा नहीं लिया, उसने अभी तक अनप्रेजेंट रखा। समझो, टर्मिनोलॉजी को समझो, कब अनप्रेजेंट यूज होता है, कब कलेक्शन यूज होता है। तो अब ये पूछ रहा है, जब आपने चेक इशू किया तो आपने इमीडिएटली कैश बुक को कम कर दिया होगा कि नहीं किया होगा? बताओ।
बोलो। Yes, sir. लेकिन सामने वाले ने अभी तक इसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। बताओ क्या करें बराबर लाने के लिए? आवाज सर नहीं आई? रिपीट कर दो। मैं ये बोल रहा हूं, आपने चेक इशू किया तो आपने कैश बुक को कम कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक सामने वाले ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पासबुक बढ़ी हुई होगी कि नहीं होगी? होगी बड़ी। अब बताओ बराबर लाने के लिए क्या करें? सर कैश Add. बुक ऊपर लगाएंगे। तो बस कैश बुक में इसको ऐड कर दो, ये आंसर हो गया आपका। सर आप ये जो टर्म्स है ना, इनके स्पेसिफिक मीनिंग लिखवा दो। दो ही टर्म्स है बस, कलेक्शन, देखो लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपकी जो टर्म है ना, एक तो होती है कलेक्टेड या डिपॉजिटेड। ठीक है, एक टर्म तो क्या होती है, कलेक्ट करना या डिपॉजिट करना। इसका तो मतलब क्या होता है, या मैं एक और लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखो, चेक पेड टू बैंक, बट नॉट कलेक्टेड। यानी ये रिसीव की बात करता है हमेशा। और आपका जो अनप्रेजेंटेड होता है, या एनकैश करवाना, ये हमेशा होता है जब आप चेक्स इशू करते हो। ये चेक इशूड के रेस्पेक्ट में बात होती है। बस दो ही बातें हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है। कलेक्टेड या डिपॉजिटेड का मतलब होता है आपने चेक डिपॉजिट किया या बैंक को दिया, और अनप्रेजेंटेड या एनकैश्ड या अनएनकैश्ड करवाने का मतलब होता है कि आपने किसी को चेक दिया लेकिन सामने वाले ने अभी तक उसका पेमेंट वहां से विथड्रॉ नहीं किया है। सर आपने ऊपर वाले में बट नॉट कलेक्टेड क्यों लिखवाया? क्योंकि अपन अनकलेक्टेड वर्ड ही यूज कर रहे हैं ना अपन। ये लो अनडिपोजिटेड। अच्छा अगर कलेक्ट और डिपॉजिट वर्ड बोलेगा तो समझ ही आ जाएगा आपको। हाँ, क्यों क्लियर हो गया। हाँ, ये अपने को अनएनकैश्ड या अनप्रेजेंटेड। ओके सर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। तो अब बोलिए, आप थोड़ा सोच पा रहे हो? आप इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, हमने एमसीक्यूज किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए, तो थोड़ा सोच पा रहे हो अब? Yes, sir. देखिए प्रैक्टिस, बट नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि इस चैप्टर की बहुत प्रैक्टिस चाहिए ताकि हमारी स्पीड बहुत अच्छी आ सके। अब आपने ट्रू फॉल्स वगैरह किए या नहीं किए ये वाले? नो सर। नहीं किए तो आज आपका होमवर्क है ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। ये दोनों आज आपको करने हैं, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। और फिर मुझे बताना ईमानदारी से कि किसके कितने गलत हुए और कितने सही हुए। बिना देखे करना। एक तो क्या आंसर भी इन्होंने क्या बगल में ही दे दिए ना, तो हम बिना देखे करें भी कैसे? आंसर तो पहले दिख जाता है अपने को। कोई बात नहीं, अब आप अपने हिसाब से इनको एक बार करना और देखना क्या आपके आंसर आपको समझ आ रहे हैं कि इसने अगर ट्रू लिखा या इसने अगर ये फॉल्स लिखा तो वो बिल्कुल सही लिखा है।
ओके सर। ठीक है ना। और आपका फिर इसके टेस्ट अपन जैसे रखेंगे ना, तो आप क्या करोगे, एक ऐप है मैं आपको बता दूंगा मेरा, उसको आप डाउनलोड करना, ताकि उस पर अपन एमसीक्यू के जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो अपन साथ साथ में उस पर ले पाएंगे। तो उससे अपने को पता लगेगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट आपको देने कैसे हैं ऑब्जेक्टिव के। तो वो मैं आपको बता दूंगा एक बार कल की क्लास में कि भाई अपने को किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, ताकि क्या अपन चैप्टर वाइज साथ साथ में टेस्ट भी करें कि भाई आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, लेकिन अब आप उसको कितना और कर पा रहे हो नए क्वेश्चंस को, तो वो अपन कल कर लेंगे। थैंक यू सर। आज पक्का